लग रहा है कि राहुल गांधी कई बार देखने को मिलता है कि मुद्दों को भटका रहे हैं या मुद्दों को बदल रहे हैं, और क्योंकि महिला आरक्षण बिल एक मास्टर स्ट्रोक हो गया बीजेपी की तरफ से, और इसलिए अब जाति जनगणना का मुद्दा रखिए और बीजेपी को घेरिए। क्या ये स्ट्रैटेजी दिख रही है इसके पीछे आपको? देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। व्यापक एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। अमूमन कम देखने को मिलता है कि सदन के अंदर कोई ऐसा बिल पेश हो जिसमें अधिकांश लोगों का समर्थन मिल रहा हो। महिला सशक्तिकरण हो या हर कोई चाहता है, आधी आबादी को ताकत मिले, उनको उनका हक मिले, हर किसी की यही इच्छा होती है। लेकिन समझने की जरूरत है, दो मॉडल थे इनके पास। पहला मॉडल आप बिहार से देख सकती हैं, जब 2005 में पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण। बिहार ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। हाल के दिनों का फैसला है कि सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए बेटियों को यहां 33% आरक्षण मिलता है। लगभग 1,28,00,000 महिलाओं को बिहार में जीविका समूह से जोड़ा गया है। तो जब मौका मिलता है काम करने का, तब आपको करना चाहिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी महिला आरक्षण की बात की थी। आखिर ऐसा क्या है कि 9.5 वर्षों का समय बीत जाता है और तब आपकी नींद खुलती है? दूसरा, हर किसी को यह टेक्निकल एस्पेक्ट पता है। जो बातें इन्होंने कही है वो सिर्फ एक शिगुफा है। इन्होंने कहा कि भाई पहले जनगणना होगी, परिसीमन तय होगा, उसके बाद ये चीजें लागू हो पाएंगी। तब तो होते होते लगभग 2029 का समय आ जाएगा। मतलब आपकी इच्छा थी कि 2014 में हो, ऐसा आपने कहा, लेकिन आप लागू करते करते इसे 2029 तक लेकर के चले गए। तो टेक्निकल पहलुओं में आपने चीजों को फंसाया, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ये चीजें लागू हो, क्योंकि आपकी जो नीति है वो हर तरह से हर किसी के खिलाफ भी है। अब मसला ये है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये एक आई वॉश वाला गेम चलता रहता है। ये चाहते हैं कि जब जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे, उन पर ये घिर जाएंगे, तो फिर डाइवर्ट कैसे किया जाए, चीजों को कहीं और किसी और दिशा में कैसे लेकर जाया जाए। तो ये लोग उसी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे हम डाइवर्ट कर दे चीजों को। लेकिन इस बार विपक्ष का जो पैमाना है वो आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा। इस बार एक व्यापक विपक्ष बना है और हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि आप अगर आई वॉश करके देश की जनता को ठग कर छलकर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होने वाला है। बुनियादी सवाल, बुनियादी मुद्दे आप कौन कर देते हैं। और जब आप महिलाओं को सशक्त करते हैं, अभी परिसीमन और ये जितनी बातें हैं, मान लीजिए यूपीए सरकार में ये आ जाता, ये क्योंकि सबकी, आपने कहा ना बहुत कम ऐसा होता है कि जिस पर सबकी सहमति हो। अगर ऐसा कुछ एक पहल उन्होंने भी कर दी तो आप इसको ये क्यों कह रहे हैं कि आप में धूल झोंकने का प्रयास है? यूपीए गवर्नमेंट भी अगर मान लीजिए से कर देती तो क्या तुरंत लागू हो जाता? नहीं, हमने तो समर्थन किया अर्पिता जी। और अगर वो समय लागू कर देते तो क्या वो आप में धूल झोंकने जैसा होता? 2014 में नहीं, मैं बस 30 सेकंड लूंगा। 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, मैं 30 सेकंड लूंगा अनइंटरप्टेड। प्लीज 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 30 सेकंड लूंगा बस। देखिए, मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया कि हमारी सरकार 2005 में बनती है, हम 2006 में लागू कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव के मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी थी जो कि हर किसी के पास है, तो इनको तो प्रयास उसी वक्त शुरू कर देने चाहिए थे। अगर ये उस वक्त भी ये बिल लेकर आ रहे होते तो हमारी पार्टी सबसे आगे इनका समर्थन कर रही होती। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कालखंड में कोई भी पार्टी अगर इस बिल को लेकर आ रही होती तो हम इसका समर्थन नहीं करते। क्योंकि इतने वर्षों से इनकी सरकार है, तो हमारा सवाल इनसे यही है कि 2014 में क्यों नहीं लाया आपने? और 2000 एक बात छोटी सी समझा दीजिए, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रही हूं कि ये ले आए, ये सही किया ना? अगर ये ले आए हैं तो हमने समर्थन करके ये बताया है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको लेकर के आएंगे, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आपने, देखिए, जस्टिस डिलेड, अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही किया कि नहीं किया? सही किया। बिल आप लेकर के आए, लेकिन दुरुस्त बिल आप लेकर के आए, आपने सही किया। लेकिन बिल आप इतना विलंब से लेकर के आए, नहीं, देर से नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें मैं बता रहा हूं अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना वक्त आप लगाते हैं जस्टिस दिलवाने में, आप एक तरह से जो भी लोग इसके लाभुक हो सकते हैं या जो भी इसके प्रार्थी हैं उनकी हकबारी करते हैं। आपने इतना टाइम लिया, आपने समय बर्बाद किया है, समय बर्बाद कर दिया और आई वॉश किया है। ये एकदम आंखों में धूल झोंकने जैसा है, और ये इनकी तरफ से जुमला ही समय बर्बाद किया, देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। अर्पिता जी, जेडीयू जो है वो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही
और जिस प्रकार से जातीय जनगणना के को लेकर के जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल रही थी, तो मुझे तो नहीं पता है कि महिला आरक्षण के बारे में कभी भी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का दबाव डाला हो कि वो कराइए लेकर के, नहीं तो हम साथ छोड़ देंगे। दूसरी बात, अभिषेक जी ने कहा कि भाई 33% हमने आरक्षण दिया। ये भी बता दें कि क्या वो 33% के ब्रेकअप में जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, या उस 33% में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण का विधान उन्होंने किया है। देखिए, संविधान के जो धारा है 14 कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। उसी क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन के तहत ये विधान किया गया है। एक और बात में बड़ा जब भी यदि जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब है कि 29 के बाद ही आप 30-32 तक आप लाएंगे, इसका मतलब राहुल गांधी की भी टिप्पणी थी जो संसद में उन्होंने टिप्पणी की, और संसद के बाहर आकर के जो उन्होंने राहुल जी ने ये टिप्पणी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई टाल रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन ये मान करके चल रही है कि 2024 में चुनाव हार रहे हैं। नहीं तो ये कहते कि भाई ठीक है, हम तो जीत ही रहे हैं, 2024 में हम जीत करके आते हैं तो हम ये सारे विधान हम ला करके वहां पर हम महिला आरक्षण में ये संशोधन करेंगे, डिलिमिटेशन को हम खारिज करते हैं, हम नया एक विधेयक संशोधन करके ला देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को जान रही है कि ये 2024 में जीतने नहीं जा रहे, चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। एक और बात जाने, सबने मुद्दा उठाया अलका जी आ रही हो, अलका जी एक सेकंड उनको बात रख लेने दीजिए। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी ना, नेहरू जी ने उसको लागू नहीं किया, वो जाति के आधार पर आरक्षण की बात किया था। बाद में जो है वो आप मंडल कमीशन के रिपोर्ट आती है, श्रीमती गांधी नहीं चाहती थी, नहीं किया। राजीव गांधी का 1990 का वो भाषण जो है वो पूरा प्रसिद्ध है। हम लोग खुद उस समय मंडल कमीशन के खिलाफ थे और इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रांति चौक पर खड़े होकर के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और विरोध के पीछे बहुत वाजिब थी। राजीव गांधी जी का तर्क बहुत साफ था कि इस देश में आप देश को प्रगतिशील आप बनाएं, आगे ले जाएं, न कि पीछे बैकवर्ड राजनीति की तरफ, आप कास्ट राजनीति की तरफ ढकेल दें। और उन्होंने खुल करके कहा था कि ये कास्ट वार की तरफ लीड करेगा देश को। संस्थाएं जो हैं वो कास्ट की संस्थाएं जो हैं वो पहले से ज्यादा और जटिल होंगी। नतीजा है कि उस समय राजीव गांधी ने और कुछ समय की कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग के विरोध के जो आंदोलन था उसको सहयोग भी किया, हवा भी दी, और राजीव गांधी संसद के पटल पर इसका विरोध किए। देखिए हुआ क्या है, फर्क क्या आया है। 2014 के चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी ने जात की राजनीति को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन लगभग जातीय राजनीति को उत्तर प्रदेश, बिहार और खास करके जो जिसे हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट जिसे कहा जाता था, उसमें उन्होंने खत्म नहीं किया तो बहुत हद तक उसको डेंट कर दिया। नतीजा है कि आप बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आती है, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर पाती है। एक समय ऐसा था कि आप उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कमंडल के बावजूद, राम मंदिर मूवमेंट के बावजूद अपने बल पर सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन ये जो राजनीति की जो धार थी, जातीय धार थी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं ना मैंने नैरेटिव समझ लिया, देखिए मैं मुद्दे ला रहा हूं, देखिए मतलब कांग्रेस पार्टी भी तय करेगी ये मुद्दे असल मुद्दे हैं और इन पर बात होनी चाहिए। देखिए ये आपको लगता है ये जाति जनगणना का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है बीजेपी से बैकफुट पर आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर आएगी और इससे आने की आवश्यकता भी है। मुझे लगता है कि वो ये राहुल गांधी की राजनीति साफ है। उनको ये बात यकीन उनके सलाहकारों ने, ये संभवतः आपको याद होगा कि 2019 से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया गया था कि भारत के अंदर जो है वो हिंदू समाज जो है वो जातियों में विभक्त है, मुस्लिम समाज कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पे काम करता है। हिंदू समाज में यदि जातियों का विभाजन होता है तो जो रीजनल पार्टियां खड़ी थी, जो जाति आधार पर बहुत सारी रीजनल पार्टियां खड़ी हैं, अब तो भारत के अंदर कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डेवलप हो रहा है। यदि एक जगह पटेल का है, एक जगह कुशवाहा का है, तो वहां पर एक पार्टी खड़ी हो जा रही है, एक पार्टी मांझी की है तो वहां पर पार्टी हो रही है। ये बड़ा एक अद्भुत एक पूरा नैरेटिव। मैं बस एक और अंतिम बात कर दूं, राहुल गांधी दानिश अली के मामले पर बहुत संवेदनशील है, लेकिन क्या ऐसी संवेदनशीलता वो सनातन के मुद्दे पर जाकर के क्यों नहीं करते हैं? एक भी ट्वीट तो आता कहते कि हम इसमें खिलाफ करते हैं। इसका मतलब है कि क्या आप डीएमके के साथ खड़े हैं?